Hello, dear students. You're welcome in ARK Institute. I'm Dr. R.K. Saini, and today I am going to discuss another topic of coordination chemistry. जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, वन टॉपिक 10 क्वेश्चंस। इसका मतलब आपको क्लियर कर दिया मैंने कि मैं आपको रोज एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके 10 क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आप सोल्व करेंगे। वैसे मैं 2-3 क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, फिर उनको करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको चेक करना। तो आज का जो टॉपिक है अपना, जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की है, डीडी स्प्लिटिंग, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको पता है दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मे बी टेट्राहेड्रल और मे बी स्क्वायर प्लेनर। तो आज मैं आपको टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की केमिस्ट्री समझाता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगी। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले थोड़ा सा मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है ना कि वन टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ये 10 क्वेश्चन हैं की भी डली हुई है जिससे वो आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको देखो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इसकी थ्योरी क्लियर करता हूं। तो आप समझ लो कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक तो बनते हैं टेट्राहेड्रल, एक तो क्या बनते हैं आपके पास में, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और एक स्क्वायर प्लेनर में। एक कॉम्प्लेक्स होते हैं स्क्वायर प्लेनर। अब आपको सीधी सी बात देखो, अब मैं आपको बता दूं, एग्जाम को बहुत कम टाइम रहे हैं, बाकी तो थ्योरी आपको अच्छी तरह समझ बैठ जाती है जब तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। बाकी एक शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने की कंडीशन, यानी स्प्लिटिंग, डीडी स्प्लिटिंग जो स्क्वायर प्लेनर होगी ना, वो सुन लो। यदि कोई आपके पास में 3D का मेटल आयन है, ध्यान से सुन लो, कोई 3D का क्या चीज है, मेटल आयन, ध्यान से सुनो, मेटल आयन, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब आपको फिर समझा देता हूं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया और उसके राइट में जो भी लिगेंड है वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। तो उस केस में आप स्क्वायर प्लेनर डीडी स्प्लिटिंग करेंगे, एक केस। और दूसरी बात आप ध्यान रखना, यदि मेटल आयन 4D एंड 5D का हो, मेटल आयन कौन सा हो, 4D 5D का, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही दे रखा हो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स गिवन हो, 3D का में सेंट्रल एटम हो, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के संग स्क्वायर प्लेनर करनी थी स्प्लिटिंग। 4D 5D का कोई भी मेटल आयन और एनी काइंड ऑफ लिगेंड, समझ गए, एनी काइंड, किसी भी तरह का लिगेंड लगाओ तो आपको, किसी भी तरह का लिगेंड लगाओ तो आपको हमेशा डीडी स्प्लिटिंग कैसी करनी, स्क्वायर प्लेनर। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है, लाइन समझ गए। अब आपको एक्चुअल में और बाकी सब में कैसे करना, आप टेट्राहेड्रल, और बाकी सब में क्या कर देना, टेट्राहेड्रल। ये लो साहब, ये तो आधी सेकंड का आंसर था। बाकी अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, सुन लो। टेट्राहेड्रल में जो चार लिगेंड जुड़ते हैं ना, वो सेंट्रल एटम से, जैसे आप समझ लो जैसे क्यूब है, क्यूब के सेंटर पर तो रहता है, आपको बता देता हूँ, मेटल आयन। मेटल आयन और चार लिगेंड होते हैं अल्टरनेट कॉर्नर्स पर। जब फ्री स्टेट के अंदर मेटल आयन होता है तो फ्री एनर्जी, जो उनके पांचों डी ऑर्बिटल हैं वो बराबर एनर्जी के होते हैं, जिन्हें आप कहते हो डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। और जब टेट्राहेड्रल फील्ड में रखते हो तो जो कॉर्नर पर लिगेंड आते हैं, उनसे ऐसे लिगेंड जिनकी लोब्स होती हैं अलोंग विद सेंटर ऑफ एजेस, वो उनकी तो एनर्जी हो जाती है ज्यादा, और जिनकी फेस सेंटर्ड होती है इन दो ऑर्बिटलों की, इनकी एनर्जी कंपेरेटिवली रहती है कम। तो ये दो ऑर्बिटल हैं जिनकी लोब्स कहां पर है, फेस के सेंटर की ओर, समझ गए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और तीन ऑर्बिटल हो रहे हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। इनकी लोब्स कहां पर है, एज के सेंटर की ओर। जैसे ये कॉर्नर और ये था, ये तो सेंट्रल मेटल आयन है, ध्यान में सुन लो। और ये क्या है आपके पास में, लिगेंड है जो कि कॉर्नर से आ रहा है। और ये ऑर्बिटल हैं ये दोनों वाले, जिनको ई से लिखेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में। इनकी लोब्स कहां पर है, फेस के सेंटर की ओर। तो इनमें रिपल्सन कम है, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 54 डिग्री एंड 4 मिनट का। और ये तीन डी ऑर्बिटल, इनकी लोब्स कहां पर हैं, इनकी लोब्स हैं एज के सेंटर की ओर, एज एज के सेंटर की ओर। तो इनमें एंगल कम है, आपको समझा देता हूं, ये ज्यादा क्लोज है। इनके अंदर जो एंगल है वो नियरली 36 डिग्री का है, पर्टिकुलरली इन तीन में। तो ये पास है, इनमें रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा। बाकी नाम ऐसे ही देंगे। ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं T2 से टेट्राहेड्रल फील्ड में, और डब्ल्यू जेनरेट को ई से। इनकी एवरेज एनर्जी को वही नाम देंगे जो आपने ऑक्टेड्रल फील्ड में दिया था, क्या नाम बोला था, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। और इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म में 10 dQ से ही लिखा जाता है। वैसे बाकी जनरली हम डेल्टा टी लिख देते हैं, समझ गए। कब बनाने, इनके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो भी कंपाउंड इस तरह से। अच्छा, अब स्क्वायर प्लेनर की बात सुनो, ये टेट्राहेड्रल फील्ड का था, ठीक है, डीडी स्प्लिटिंग।
अब स्क्वायर प्लेनर एक क्या है, खास कंडीशन है, मैं आपको समझा देता हूँ। स्क्वायर प्लेनर ऐसे नहीं बनता। ये जो ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ध्यान से सुनो, जिसमें ये दो तो ईजी थे और तीन आपके पास में T2G के थे। अब सुनो देख इसको, ये ऑक्टेटल फील्ड में जब मेटल आयन के पास में डी में 8 और डी में 9 इलेक्ट्रॉन होना जब बनता है एक्चुअल में, तो उस केस में ये ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स हो जो में फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। उसका रीजन है कि इसके अंदर दो ऑर्बिटल थे, आपको समझा देता हूँ, Dx² - Y² और DZ²। इसकी 4 लोब्स लिगेंड के पाथ में है और इसकी 2 ही लोब्स हैं, इसलिए इनमें रिपल्सन ज्यादा है बजाय इससे, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में बने हुए हैं कॉम्प्लेक्स, वो स्ट्रॉन्ग यानी इनर वाले कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। मैं आपको और हिंदी में बता दूं, इनर ऑर्बिटल। तो उस केस में ये जो Dx² - Y² है, इसकी लोब्स, लिगेंड के 4 लोब्स आएंगी पाथ में, इसकी 2 ही आएंगे, तो इनमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। Dx² - Y² ऊपर हो जाता है, Dx² - Y², और ये DZ² की एनर्जी कम हो जाती है। एवरेज एनर्जी यही रहेगी, ये एवरेज एनर्जी ये रहेगी इन दोनों की। ठीक उसी तरह से जब स्क्वायर प्लेनर की बात की जाती है, तो 4 ही मेटल आयन, 4 ही लिगेंड अप्रोच करते हैं अलॉन्ग विद X, Y, -X एंड -Y एक्सिस। इसलिए इस ऑर्बिटल की लोब्स ज्यादा रिपेल करते हैं बजाय इससे। तो यहां पर भी जो आपके पास में ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, उनमें से दो जो ऑर्बिटल हैं उनकी तो केवल 2 लोब्स होते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, नेमली DXZ और DYZ। और जो एक ऑर्बिटल है पर्टिकुलरली कौन सा, DX² DXY, इसके 4 लोब्स होती हैं, तो इनमें भी आगे फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है ऐसे। तो जब 3D का है ना, जब तो डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं स्क्वायर प्लेनर फील्ड में। अब सुनो फिर वापस, यदि 4D 5D का होता है मेटल आयन, क्योंकि उस समय तो आपको पता है ना डिफ्यूज नेचर होने की वजह से अट्रैक्शन और हो जाता है, तो उस केस में फिर सुनो, उस केस में इसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाती है, सुनना, और इसकी एनर्जी और कम हो जाती है। तो और कम होने के बाद में ये यहाँ पे नीचे ही आ जाती है, सबसे इनसे भी कम हो जाती है। कब, जब मेटल आयन किसका हो, 4D एंड 5D का हो स्क्वायर प्लेनर फील्ड में। ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी और सुनो आगे देखो, और एक बात और समझा दूं, इनमें जो आपस में एनर्जी डिफरेंस होता है, पहली बात तो डेल्टा SP का, SP की जो वैल्यू है, ये तो डेल्टा O था, ध्यान से देखो, T2G रीजियम डिफरेंस क्या नाम दे बोला था आपने, डेल्टा O, और इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा SP। ये डेल्टा SP डेल्टा O से भी ज्यादा है, क्योंकि लोएस्ट और हाईएस्ट में एनर्जी डिफरेंस देखो। और खास लाइन एक, और क्या खास लाइन है कि इनमें आपस में जो एनर्जी डिफरेंस है, ये भी इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है एक्चुअल में, ये आपस में एनर्जी डिफरेंस भी काफी ज्यादा होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जब तक अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूरे नहीं भर जाते, जैसे इसकी 4 कैपेसिटी थी, एक एक करके भरना डिजनरेट, उसके बाद जब पूरे भर जाते हैं उसके बाद हाई एनर्जी में जाता है। ये पूरा भर जाएगा जब हाई में, ये तो पहली लाइन ध्यान रखनी थी। अच्छा, टेट्राहेड्रल में एक चीज और समझा दूं आपको, एक टेट्राहेड्रल फील्ड में और समझा देता हूं कि टेट्राहेड्रल फील्ड में डेल्टा टी की वैल्यू, टेट्राहेड्रल फील्ड में डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा ओ से, सेम मेटल आयन हो, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेम लिगेंड हो, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बन रहा है और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा ओ से काफी कम आते हैं। जैसे कोबाल्ट +2 है और इस साइनाइड के संगी लगा, इस क्लोराइड के आयन के साथ लगा दिया, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक तो बना दिया था मैंने टेट्राहेड्रल फील्ड में, एक तो COCl4, देखो इधर ध्यान से देखो, ये लो, और एक बना दिया COCl6 और -4, वही +2 ऑक्सीजन स्टेट है, बस अंतर कोऑर्डिनेशन नंबर का है, यहाँ 4 है यहाँ पर 6। तो 4 की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब फिर वापिस समझा देता हूँ, नियरली हाफ ही होती है। एक्चुअल रिलेशन तो ये है कि डेल्टा टी इज नियरली 4/9 ऑफ डेल्टा ओ फॉर सेम मेटल आयन विद सेम टाइप ऑफ लिगेंड। उसका रीजन भी है मेरे पास में कि डेल्टा, ये ऑक्टेडल फील्ड के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल की कम आने के 2 रीजन है। पहली लाइन तो टेट्राहेड्रल फील्ड में कोई भी डी ऑर्बिटल की लोब्स लीगेंड के पाथ में नहीं होती टेट्राहेड्रल में, जबकि आपको पता है ऑक्टेडल में 4 लोब्स तो ये थी और 2 लोब्स थी DZ² की, वो लीगेंड के पाथ में थी, तो वहां रिपल्सन ज्यादा था। और एक बात और समझा देता हूं, और एक साथ बात सुनो, कि मेटल आयन जो है आपके पास में, मेटल आयन और लीगेंड, टेट्राहेड्रल फील्ड में लिगेंड जो कहां पे रुक जाते हैं, कॉर्नर पर, समझ लो कॉर्नर तक आते हैं, ऐसे सोचो। और जबकि ऑक्टेडल फील्ड में कहा जाते हैं, फेस के सेंटर पर, फेस सेंटर, तो ये पास में होती है, पास में होती है, तब भी रिपल्सन ज्यादा होता है। रिजल्ट निकलता है कि जब एक दूसरे को अप्रोच करके ज्यादा आ जाती है, तो डेल्टा ओ की या डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जितने ज्यादा अप्रोच करते हैं उतनी वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये कहाँ ऑक्टेडल में कहा जाते हैं लिगेंड, फेस के सेंटर तक, और टेट्राहेड्रल में कहा रह जाते हैं, कॉर्नर पर, ये डिस्टेंस ज्यादा है। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली वीक लिगेंड के साथ बनते हैं, ऑक्टेडल दोनों के संग बन सकते हैं, बाकी आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये आपस में रिलेशन था। अब आप कुछ क्वेश्चन समझो, देखो देखो कुछ क्वेश्चन आप पहले मेरे से समझो, फिर उसके बाद में 10 क्वेश्चन मैंने डाले वो आप समझना।
ठीक है। देखो, पहला एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये रहा, NiCl4 निकिल -2। दूसरा है था अब आपके पास में PtCl4 सार्ध वही -2। और तीसरा कॉम्प्लेक्स है PdCl4 -2। अब आप सुनो पहले, ध्यान से, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करो, कैसा है निकिल, किसका है, 3D का। किसका है निकिल, 3D एलिमेंट है। फर्स्ट के बता रहा हूं, निकिल +2 में 3D का, जिसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकिल की, और डी में है 8 इलेक्ट्रॉन। अब 3D के संग DD स्प्लिटिंग के बारे में देख लो एक बार आप। 3D को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जो अभी मैंने हिंट लिखा ना उससे ही कर देना, क्वेश्चनों को समझ लो। ये तो स्प्लिटिंग समझाई थी, बाकी तो ध्यान रखो। देखो, 3D का मेटल हो और स्क्वायर प्लेनर की बात सोचें तो क्या होना चाहिए उसके संग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और कोई कंडीशन नहीं। 4D 5D का हो, एनी काइंड ऑफ लिगेंड, समझ गए, कुछ भी लगा देना। तो देखिए यार, इसी कॉम्प्लेक्स को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब कैसी करनी थी आपको, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करनी थी। टेट्राहेड्रल में 2 ऑर्बिटल तो रहेंगे नीचे, किससे डिनोट करेंगे, ई से। और 3 ऑर्बिटल कहाँ रहेंगे, ऊपर, किससे डिनोट करेंगे बोलो, T2 से। एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है, इसलिए ऑलवेज टेट्राहेड्रल के अंदर ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी की वैल्यू ऑलवेज पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। ऑलवेज ही कम होती है। ऑलवेज कम का मतलब समझते हो कि जो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हमेशा हाई स्पिन के ही बनेंगे, क्योंकि आप क्या करोगे, एक ऑर्बिटल यहाँ भरोगे, एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ, उसके बाद में और कुछ सोचना ही नहीं। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज कम है, ध्यान रखना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑलवेज रिलेशनशिप ये होता है, इसलिए ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आर हाई स्पिन ऑलवेज, ठीक है। तो उसके बाद में आप एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर वापस पेयरिंग, एक यहाँ पर पेयरिंग किया, एक यहाँ पर पेयरिंग किया, और यहाँ पर। अब बताओ, बैरी सेंटर पर जब ये फ्री स्टेट में था कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 2। हुंस रूल से भर के देखना, पांचों में, समझ गए, इस तरह थे। बैरी सेंटर फिर उसका नाम है, आप याद रखा करो। डीजेनरेट ऑर्बिटल का नाम था, हाइपोथेटिकल थे। तो आप हुंस रूल से भरा करो फिर स्टेट समझ के, ऐसे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2। अब इस कॉम्प्लेक्स में भी कितने, 2, इसलिए क्या बोलूंगा मैं इनको, हाई स्पिन। ऑल टेट्राहेड्रल स्पीसीज आर हाई स्पिन। तो अब ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, आपको पता है कहां से लेगा, एक तो ऐसे ले लेना और 3 P से ले लेना, क्योंकि ये तो 3D था। ये तो कौन सा था, 3D। तो एक तो लेंगे 4S का खाली पड़ा हुआ और एक 4P के। ये लो साहब, क्या कंक्लूजन हुआ, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक एंड हाई स्पिन, सारी बात क्लियर। अब बात करते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम। अब आपको एक लाइन समझा देता हूं मैं, ध्यान से सुन लो। वैसे निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम एक ही सीरीज ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है तीनों के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, 3D8 4S2। पैलेडियम का क्या था, 4D10 5S0। और प्लेटिनम का क्या है, 5D9 6S1। ये मेटल आयन न्यूट्रल फॉर्म में ग्राउंड स्टेट में अलग अलग होते हैं, लेकिन जब दो +2 में बनेंगे ये, तो +2 में सब में डी में आ जाएगा 8। देखो यहाँ पे 2 निकाल दो, यहाँ पर भी 8 रह जाएगा ये। तो जब +2 में आते हैं ना, जब सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आयन का। हालांकि आपको बता देता हूं कि मेटल एटम जब ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो तीनों के ही अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है इस ग्रुप में। अब बात करते हैं, देखो प्लेटिनम की या पैलेडियम की। प्लेटिनम +2 कितने लिख देंगे आप, 5D8। अब ध्यान रखना, 4D और 5D का है तो लिगेंड कैसा भी हो, आपको क्या करनी है, स्क्वायर प्लेनर ही करनी है। अभी मैंने आपको समझाई थी, इसकी दफा आपको समझाता हूँ। स्क्वायर प्लेनर में कैसे थे ऑर्बिटल, एक बार ध्यान से सुनना, गलती मत कर देना। क्योंकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो पूछ भी लेते हैं कि साहब सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन सा डी ऑर्बिटल है। तो अब आपको बताया था कि जो वो थे ना T2G और EG वाले, तो EG में बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग, इसलिए ये सबसे नीचे ही चला गया था। क्या नाम था इस ऑर्बिटल का, DZ²। और इसका क्या, ये बहुत ऊपर हो गया था, क्या नाम था इसका, DX² - Y², ठीक है ये। और जो वो थे आपके पास में दो 3 ऑर्बिटल्स, उनके अंदर एक की एनर्जी ज्यादा थी, दो की कम, लेकिन इससे भी, इससे ऊपर रहती है उन दोनों की, ध्यान रखना आप। ये कौन सा ऑर्बिटल है, DXY। ये कौन से हैं, DXZ एंड DYZ। अब भरना शुरू करो 8 इलेक्ट्रॉन। आपको बताएं इनमें एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा है कि जब तक लोअर एनर्जी स्टेट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ तक भर दो, लो हो गया 8। अब यहीं से बना दो, तो DX² - Y² हो गया। एक आप ऐसे ले लेना और दो क्या ले लेना, P। इसलिए क्या आयोडाइन स्टेट आ गई, DsP2। क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक दोनों सेम, स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक दोनों सेम, ठीक है। तो एक तो ऐसे ध्यान रखना, 3D के संग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का होना बहुत जरूरी है। 3D के संग, 4D 5D के संग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई भी हो, स्क्वायर प्लेनर ही कराओ। और समझाता हूँ आपको 2-3 बात, देखो कई बार गलती हो जाती है वो समझा देता हूँ। 2 क्वेश्चन और सुनो आप। एक ये देखो,
एक क्वेश्चन इसको देखो, ये है पर मैग्नेट आयन MnO4 चार्ज है -1, ठीक है। Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ठीक है। +7 में आपको पता है डी में इलेक्ट्रॉन है नहीं। अच्छा लिगेंड लगा हुआ है वीक, अच्छा वीक लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बोलो कौन सी करोगे स्प्लिटिंग? टेट्राहेड्रल। ध्यान रखना मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई कोई सी भी हो 3D का है तो, और जो लिगेंड है बहुत वीक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। इसलिए आप क्या करोगे, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करो, इसकी करो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, कर दी, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अब आपको ऑक्सो लिगेंड कितने जोड़ने हैं? 4, इसलिए 4 ऑर्बिटल चाहिए। देखो एक खास हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए क्या नाम है, D3s। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D3s। वैसे डाईमैग्नेटिक क्यों है, डाईमैग्नेटिक एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। D3s टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है sp3 के जैसी, लेकिन कैसा रहता है, D3s टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये। तो ध्यान रखना 3D के संग वीक लिगेंड हो तो टेट्राहेड्रल करो, ठीक है। और समझा दूं एक बात, एक कार्बोनिल को और सुन लो, क्योंकि आपको एक लाइन और बता देता हूं कि मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन को CFT एक्सप्लेन नहीं करती है, वो MOT से एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि जब आपने सिनर्जिक इफेक्ट देखा था ना लिगेंड का, आपको फिर समझा देता हूं, तो सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से CO सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। तो जब ये पास में आते हैं ना मेटल आयन और मेटल और CO लिगेंड, तो NS के इलेक्ट्रॉन एक्स डी एक्साइट होके N-1D में लिगेंड धक्का मारता है, N-1D में चले जाते हैं, वहां पेयरिंग भी हो जाती है। बस ये कार्बोनिल का कॉन्सेप्ट है। वैसे कार्बोनिल मिलते नेचर में वही है जो EN रूल को जनरली ओबे करते हो। तो जैसे ये है NiCO4, तो निकिल की ऑक्सीजन स्टेट है 0, तो 3D8 और क्या रहेगा यहाँ पर 4s2। तो कार्बोनिल बनते समय S के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मार के यहाँ भेजो आप, और यहाँ पेयरिंग भी करो, रूल ये है। और फिर उसके बाद में जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो लो आपको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर तो फुलफिल्ड हो गए, और 4 ऑर्बिटल दिए, एक तो S ले लेना और एक P। ये लो साहब, तो एक तो S का हो गया और P हो गए 3, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई, sp3 टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का मतलब दो ज्योमेट्री होंगी, या तो D3s भी टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल दोनों की ज्योमेट्री, और sp3 भी टेट्राहेड्रल ही होता है। ध्यान रखना दोनों की ज्योमेट्री सेम है, बस ऑर्बिटल का डिफरेंस है। यहाँ पर कोई पूछ ले फिर आपसे निकिल वाले केस के अंदर कि ये जो कौन सा था डाईमैग्नेटिक पैरा, बोले डाईमैग्नेटिक, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। क्लियर? तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखेंगे DD स्प्लिटिंग में। मैंने दो दो तीन तीन आपको एक्सरसाइज समझा दी। अब आपके क्वेश्चनों को सोल्व कर देता हूँ। देखो देखिए आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये भी सभी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। देखो इनमें क्या करना था, बस आपको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बताना था। अब आपको बता देता हूँ, सुनो। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ओनली डिपेंड किस पर करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, और ये उसका फॉर्मूला है, यूनिट होती है बोर मैग्नेटन। और एन यहाँ पर क्या चीज है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो जैसे क्रोमियम का है, तो क्रोमियम में आपको पहले कॉम्प्लेक्स को बता दूं, क्रोमियम +3 है, एक ऑक्टेडल फील्ड में है, कुछ भी बनाओ, डी में कितने रहेंगे 3। तो अच्छा क्योंकि आपको पता है ना T2G में ही भरना है, देखो इधर EG में, तो 3 का अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वैसे इतना आता है। निकिल कितना था, टेट्राहेड्रल था भी आपको पता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 का ये मैग्नेटिक मूवमेंट CO। इसके अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, ऑक्टेडल में कल बताया था। ये कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, सभी ऑर्बिटल सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, इसलिए इसका 0। ये डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, ध्यान से देखो, ये कहती है डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से मैच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी किसी तरह का क्वेश्चन है, पूछा था 2 एक साल पहले, दो क्या 23 या 24 का क्वेश्चन है। देखो निखिल वही +2 में ऊपर लिख रखा था ना, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से DsP2। ये कहता है, अभी बताया था टेट्राहेड्रल sp3, क्योंकि NS के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मार के N-1D में भेज देता है ये CO, पेयरिंग भी कर देता है। अच्छा ये इनर कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर कॉम्प्लेक्स है, इनर का मतलब D2sp3, आउटर का मतलब sp3D2 लो सा। क्वेश्चन फिर वापस देखो, फिर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये सभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है। जैसे पहला लिखा है टाइटेनियम +4 में है, ठीक है। टाइटेनियम +4 के अंदर आपको पता है डी में इलेक्ट्रॉन होता नहीं, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है। टेट्राहेड्रल में नीचे कितने लिखोगे, 2, क्या नाम दोगे, E। और ऊपर क्या लिखोगे, 3, क्या नाम दोगे टेट्राहेड्रल में उनको, T2। क्यों भाई, अब देखो क्या क्वेश्चन है, बस आपको इलेक्ट्रॉन ही बताने थे, तो इसमें दोनों में 0 है, E भी 0 और T2 भी 0, तो इस फर्स्ट का आंसर तो आप लिखेंगे 3rd। देखो अच्छा अब Fe, देखो बढ़िया क्वेश्चन, देखो इधर फिर वापस Fe की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, निकाल के देख लेना। Fe +6 में डी में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सुनो। Fe6+ में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 में। अच्छा अभी बताया था ऑक्सो लिगेंड है जो कि वीक है, इसलिए टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को आप कहां भर देंगे, E में, T2 में 0। देखो इधर इस दूसरे बी ऑप्शन में E में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और T2 में 0, ऐसा। ये रहा देखो, ये रहा। इस सेकंड का बी का क्या लिखना, आप फर्स्ट। आगे देखो इस आयरन यहाँ पर +3 है, आयरन क्या है, +3,
टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, +3 में आपको पता है डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही भर दो, 3 तो ये और 2 यहाँ पर, ई में 2 और 3, इसमें इसके अंदर लिखा करो 2, और T2 में कितना लिखा करो 3, ऐसा कोई देखो 2 और 3 ये रहा, ये रहा। अब ये कोबाल्ट, कोबाल्ट में क्या ऑक्सीजन स्टेट आएगी, +2, +2 कोबाल्ट के अंदर है। फिर उसी तरह से देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7, और आपको पता है पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो क्या 5 तो ये हो गई, ये 6 और 7, तो ई में तो कितने लिखने, 4, और T2 में 3, ऐसा देख लो कोई 4 और 3 यही रहा, ऐसे मैच कर दिया करो। ठीक, क्वेश्चन थर्ड था ये। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन 4 एक स्टेटमेंट का था, 2 साल पहले या पिछले साल था, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, बोले नहीं कर सकते, बता दूं आपको। देखो जैसे वहां क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, आप देखो इन दोनों, एक तो ये एनायन है, एक ऑक्सीजन है, आप वाटर न्यूट्रल लिगेंड, आपको इन दोनों की स्ट्रेंथ ये दे रखी है, जबकि अपने को पता है कि ये स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही देता है। लेकिन एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे लिखी हुई है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जिसको सीएफटी एक्सप्लेन नहीं करती, लिमिटेशन है। और बताता हूं, देखो चारों हेलाइडों को देखो आप, ये आयोडाइड चेक करना, ये ब्रोमाइड, ये साहब क्लोराइड, और एक फ्लोराइड, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी स्ट्रेंथ दे रखी है, जबकि जबकि एक्चुअल में हमारे हिसाब से, या फिर वैसे जब बात की जाए ना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आयोडीन को इजी इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, ये इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए। तो इनकी लिगेंड स्ट्रेंथ को सीएफटी एक्सप्लेन नहीं करती, याद रखना, ये लिमिटेशन है, ये तो एक्सपेरिमेंट के बेस पे लिखी हुई है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सही है। इसका मतलब समझा दूं कि आप वीबीटी से, काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब है किसके फॉर्मेशन की रेट कम किसकी ज्यादा, उसको एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि लिगेंड को क्लासिफाई नहीं करती है वीबीटी। वीबीटी लिगेंड्स को क्लासिफाई नहीं करती, विच लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, विच लिगेंड इज वीक, देयरफॉर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट काइनेटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विद हेल्प ऑफ वीबीटी। तो ये सही है। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ NiCN2 माइनस, ठीक है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर है, कर क्लियर। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ प्लीटी, तो देखो आपको बता दूं इसके दो तो ज्योमेट्रिकल बनेंगे, प्लेटिनम ऑक्साइडल कॉम्प्लेक्स है, एक तो क्या बना लेना, Cl को ट्रांसफॉर्म में ले लो, ये En हो गया। अच्छा ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, देखो आपको समझा देता हूँ। एक इसका सिस फॉर्म और बनेगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, तो 3 लिखोगे आप, देखो सिस फॉर्म में से Cl को दोनों को यहाँ लगा लो, और एक En ये, और एक En ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो 3 लिखोगे, 1 नहीं। तो इसके अंदर केवल आपके पास में कौन से थे, बी और सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द करेक्ट, NiCO4 एंड बोथ आर डायमैग्नेटिक, नहीं अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये तो डायमैग्नेटिक है, आपको समझा देता हूँ। NiCO4 डायमैग्नेटिक है, ये क्या था पैरामैग्नेटिक टू वन पेड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर 3। क्वेश्चन नेक्स्ट, आयरन थर्ड कॉम्प्लेक्स है इस फॉर्मूले के संग, जिसके अंदर Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं है, Eg और T2G कहाँ आते हैं, ऑक्टेडल फील्ड में। तो एक्स वाई का सम पूछा है तो बता देता हूँ आपको, 6 लिखना है वैसे तो, बाकी आयरन +3 में ये तो न्यूट्रल है, तो +3 में लाने के लिए आपको साइनाइड 4 चाहिए, ये तो न्यूट्रल है, यानी +3 में जब आएगा मैं आपको समझा देता हूँ, Fe, अमोनिया के लिए अभी लिख लेना एक्स जो भी है, और यहाँ पर साइनाइड कितना लिखना, 4, ऊपर चार्ज लिखा हुआ है -1, जिससे आयरन किसके अंदर आ जाए, +3 में, ये दे रखा है आपको, तो ये साइनाइड है 4, ये लिख दो 2, जिससे ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 6, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7, ये क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज इन द फॉलोइंग देयर नो इलेक्ट्रॉन इन T2, अब ये T2 किसकी टर्म है, टेट्राहेड्रल की, जिसके अंदर नीचे कौन से होते हैं बताओ, डबली डिजनरेट किससे लिखते हैं, ई से, और ऊपर कौन से होते हैं, ट्रिपली डिजनरेट टेट्राहेड्रल में किससे लिखते हैं, T2 से। तो बोले T2 में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहला देखो निकिल, ये टाइटेनियम +4 में, स्कैंडियम टाइटेनियम +4 का मतलब आपको पता है डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो यही कर दो, किसी में भी नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फिर वापस बहुत इंपॉर्टेंट, Mn +7 में है, ये Mn किसके अंदर है, +7 में, ध्यान से देखो, Mn है आपके पास में +7 में, तो 3D में कितना रहेगा, 0, इसमें भी नहीं मिलेगा। इसी तरह ये आयरन है, अब देखो इस आयरन को, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, +6 है यहाँ पर, और आयरन जब आपको पता है ना +6 में, तो एस के इलेक्ट्रॉन निकाल देना, और डी में रह जाएंगे 2, आयरन +6 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4, और लिगेंड कौन सा है, ऑक्सो, इसलिए स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल ही करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने तो ई में ही भर देना, T2 में नहीं जाएगा। T2 में ये भी आंसर आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें आ जाएंगे, आपको पता है आयरन किसके अंदर है यहाँ पर, +3 में, लो जी आयरन +3 में कितने आ जाएंगे, 3D में 5, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ भर देना, लो सर।
तो ई में लिखेंगे 2 और T2 में कितना लिख देंगे 3 इसमें है। इसी तरह कोबाल्ट, कोबाल्ट की क्या ऑक्सीजन स्टेट है, वही +2 है। कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट +2 के अंदर कितना रह जाएगा 3D7 टेट्राहेड्रल फिल्ड है, तो 5 तो ये है ही, ये 6 और ये 7 इसमें भी है, इसलिए केवल ये 3 लिखेंगे आप। आंसर थर्ड। अगला, कॉम्प्लेक्स NiEN3Cl2 एज लोअर स्टेबिलिटी देन दिस। अब समझो, अब EN जो है ना इथाइलिन डाइयामाइन, उसके अंदर लिगेंड है, आपको पता है कि इथाइलिन डाइयामाइन एक बाइडेंटेड और चिलेटिंग लिगेंड है, इसलिए इथाइलिन डाइयामाइन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अमोनिया मोनोडेंटेड है जिससे नॉन चिलेटिंग बनेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। गलत लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिस इज लोअर स्टेबिलिटी, है लोअर, लोअर नहीं मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स से ध्यान रखना, तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स सेम डोनर साइड है, ये भी नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन, तो बस चिलेटिंग इफेक्ट चेक कर लो। एंट्रोपी बढ़ती है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के बनने पर, क्या बढ़ती है एंट्रोपी, और एंट्रोपी बढ़ने से डेल्टा जी की वैल्यू बिकम मोर नेगेटिव, और जब मोर नेगेटिव मीन्स मोर स्टेबल, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लोअर नहीं हायर है, तो इसलिए गलत है सेंटेंस। दूसरा, NiEN2 ज्योमेट्री अराउंड द निकल इज ऑक्टेडल, सही है क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 जुड़े हुए हैं, ये सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो फॉल्स है, सेकंड सही है। तो पूछा था हाउ मेनी स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग, टोटल क्या है वो टेट्राहेड्रल, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए बट sp3 नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है ये तो स्क्वायर प्लेन है, इसलिए इसको हटाओ, ये टेट्राहेड्रल है लेकिन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या आई थी sp3, ध्यान से देखो s के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मार के यहाँ भेज दिया था, इस पर क्या आई थी D3s, अभी एक्सप्लेन किया था, इस पे भी क्या थी D3s, D3s, और क्या है D3s, ठीक है, ये हैं तो सब टेट्राहेड्रल ध्यान रखना, लेकिन क्या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट नहीं है इसके अंदर sp3, तो 1 2 3 4 आंसर दे दो, ये लो। क्वेश्चन 10, कॉम्प्लेक्स एज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि साहब डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा किस में है। अब देखो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये स्क्वायर प्लेनर है, ये ऑक्टेडल है, ये ऑक्टेडल है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल को तो वीक लिगेंड भी, इसे तो हटा देता हूं क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो आपको पता है वैल्यू ऑक्टेडल से भी कम आती है। अब बच्चे साहब आपके पास में एक तो ऑक्टेडल और ये, अब एक इस ऑक्टेडल और एक इस ऑक्टेडल की बात करता हूं, तो आप बोलेंगे इसकी ज्यादा है। अब सुनना, अब ये स्क्वायर प्लेनर है, ये ऑक्टेडल, अब आपको मैंने बता दिया कि निकिल +2 के अंदर है, तो उसके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होते हैं, किसमें बदल जाते हैं स्क्वायर प्लेनर में, इसलिए सबसे ज्यादा इसकी। अच्छा इसी का यदि ऑक्टेडल होता, मैं आपको देखो वैसे, बाकी हालांकि इसका ऑक्टेडल बनता नहीं है, बता देता हूँ, वो उसी में आ जाता है। सपोज ये होता, पहले इसकी बात करना जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सपोज वही +2 में लिखा, मैं इन दोनों की बात करता, ये ऑक्टेडल स्पीसीज है और ये स्क्वायर प्लेनर है, इसमें किसकी ज्यादा होती, जब भी आप स्क्वायर प्लेनर ही बोलते। अब सुनो, अब इसका मतलब ये कम थी ना, अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, बोलो ये तो और भी कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो EN लिगेंड इस CN से तो वीक ही है। पहले इन दोनों को, ये स्क्वायर प्लेनर है ये ऑक्टेडल है, इसीलिए ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होते हैं और किस में बदल जाते हैं अपने स्क्वायर प्लेनर में, ये वैल्यू हाई आती है। इसका मतलब इन दोनों में जब मैंने कंपेयर किया तो इसकी ज्यादा थी। अब इन दोनों को क्रॉस चेक करा देता हूं, यहाँ पर CN है, यहाँ पर क्या है EN, EN तो वीक लिगेंड है CN से, तो सिनर्जिक इफेक्ट ये भी शो करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, इसलिए फर्स्ट की कम आती, इसकी ज्यादा, इससे ज्यादा इसकी, इसलिए आंसर क्या देना आप सेकंड, लो जी। तो ये आपके पास में इस के क्वेश्चन थे। बाकी अगली क्लास में करता हूँ बात, इनको करते रहा करो, आंसर की मैंने डाल दिए, चेक कर लेना अपने आंसरों को, ठीक है। फिर आगे क्लास में बात करता हूँ।